माइनस ए होगा, जब डिस्प्लेसमेंट माइनस ए होगा तो उस दौरान हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी। मैं इसको ना एक एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ ताकि समझने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। कि जैसे मान लीजिए ये एक सिंपल पेंडुलम है, इस सिंपल पेंडुलम को ये इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन को हम एक्स इक्वल टू 0 बोल देते हैं, मतलब इस टाइम इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ है ही नहीं। अब मान लो मैंने इसको थोड़ा पीछे की तरफ खींच दिया, पीछे की तरफ खींच दिया मतलब ऐसे कर दिया हमने, तो मैंने कहा कि ये इसके अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है लेफ्ट साइड में, तो इस दौरान जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा उसको मैं बोल दूंगा माइनस ए। तो जब डिस्प्लेसमेंट माइनस ए है इसका, जब इसका डिस्प्लेसमेंट माइनस ए है पेंडुलम का, तो उस दौरान आप ये देखिएगा क्या इसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी है। अब ये कहेंगे नहीं, हमने इसको खींच रखा है, पकड़ रखा है, तो बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी इसकी 0। तो ये जो डार्क वाला कर्व बना रखा है दिस इज फॉर काइनेटिक एनर्जी, ये जो डॉटेड वाला कर्व बना रखा है दिस इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो जब मैंने इसको ऐसे खींच रखा है तो इसका मतलब इस टाइम इसके अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल है, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसको जब हम छोड़ेंगे तो फिर ये ऐसे ऐसे चलने लगेगा। तो अब क्या होगा कि जब इसने चलना शुरू करा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई और काइनेटिक एनर्जी उसी के रेशो में काइनेटिक एनर्जी ने बढ़ना शुरू कर दिया। तो आप ये देखो कि ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू 0 यानी कि मीन पोजीशन वाला पॉइंट। तो यहाँ तक आते आते जो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई, इस पॉइंट पर आती पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई, लेकिन इस पॉइंट तक आते आते काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। तो वो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वही इसको आगे ले जाएगी, वही काइनेटिक एनर्जी इसको आगे ले जाएगी ऐसे अगले एक्सट्रीम पोजीशन तक। अगला एक्सट्रीम पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट अगेन x इज इक्वल टू प्लस ए, पॉजिटिव साइड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो x इज इक्वल टू प्लस ए बोल देंगे। तो x इज इक्वल टू प्लस ए पर आते आते काइनेटिक एनर्जी फिर धीरे 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 बॉडी जो है उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, लेकिन फिर बॉडी जो है फिर से चलने के लिए तैयार है। इसका मतलब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भर चुकी है, इस टाइम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है। तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर आते आते पोटेंशियल एनर्जी फिर मैक्सिमम हो गई, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, लेकिन टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, समझ गए। और टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये हमेशा कंजर्व रहेगी। कैसे, आप ये देखिए कि अगर मान लो यहाँ पर हमारी काइनेटिक एनर्जी 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए 5 जूल है, तो 0 प्लस 5 जूल आ गया। फिर क्या हुआ कि इस पॉइंट पर हम गए तो हमने देखा हमारी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी उसी रेशो में घट गई। मान लो काइनेटिक एनर्जी बढ़कर कितनी हो गई, 0 से बढ़कर 2 हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो घटकर कितनी रह गई, वो 3 रह गई। तो 2 प्लस 3 फिर करेंगे वो भी 5 ही आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब हम दोनों एनर्जीज को ऐड करते जाएंगे तो मुझे कांस्टेंट लाइन मिलेगी। कांस्टेंट लाइन का मतलब ये है कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना भी बढ़ता चला जाए आपकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है, सेम रहने वाली है, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है, कई बार ऐसा हो जाता है कि इस ग्राफ को आप एक्सप्लेन करिए, बस इतना ही आ गया, ये ग्राफ ही आ गया। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करके दिखाना होगा, जो लास्ट क्लास में हमने करा था। काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम और पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम, वो आपको करके दिखाना होगा। और तुम्हारे डीपीएस जी के तो पेपर में भी था वो तुमने पेपर भेजा था ना मुझे, डीपीएसआर। अच्छा डीपीएसआर का था वो, अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया। उनकी फाइनल्स हो गए ना। हाँ हाँ, तो उसमें पेपर में था ये वाला। चलिए जी, इसके बाद आप देखें नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक नोट करें, ऑसिलेशंस ड्यू टू अ स्प्रिंग। अब स्प्रिंग के ऑसिलेशंस स्टडी करते हैं। डीपीएसआर का है पेपर आपके पास? ग्रुप पर डाला था अंशित तुमने? नहीं, पर्सनली भेजा था, मैं ग्रुप पर डाल दूंगा। यस सर। हाँ और अंशित डेट शीट पता चली अभी? नहीं सर, वो नेक्स्ट वीक कह रहे थे कि देंगे तो अभी देंगे। नेक्स्ट वीक बताएंगे, हाँ तो शायद परसों बता देंगे, ठीक है। ऑसिलेशंस ड्यू टू अ स्प्रिंग, इसमें आप लिखेंगे हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशंस ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्प्रिंग।
horizontal oscillations of a body horizontal oscillations of a body on a spring. लिखिएगा, consider a massless spring lying on a frictionless horizontal table. Consider a massless spring lying on a frictionless horizontal table. Lying on a frictionless horizontal table. Lying on a frictionless horizontal table. Full stop. Its one end is attached to a rigid support. Its one end is attached to a rigid support its one end is attached to a rigid support and the other end to a body of mass m. And the other end to a body of mass m. And the other end to a body of mass m. During oscillations, the restoring force during oscillations, the restoring force due to elasticity of spring is given as F is equal to minus kx. इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। और फिर आप 3 डायग्राम बनाएंगे बैक टू बैक। एक ऐसे, फिर वही जो पहले भी करे थे। हाँ, ये ऑसिलेशंस ड्यू टू अ स्प्रिंग वाले हैं जो उसमें करे थे हमने इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में, है ना। तो यहाँ पर आप ये कहेंगे
यहाँ लिखें इक्विलिब्रियम, इधर लिखिएगा स्ट्रेच्ड, और ये कंप्रेस्ड। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 0, ठीक है, और इस पर लगने वाली फोर्स भी 0, और इसका मास m है, तो मास तो चेंज होता ही नहीं है, तो तीनों केसेस में मास तो सेम। यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x हो गया, ठीक है। और दूसरे केस में हम ये बोलेंगे कि इसमें डिस्प्लेसमेंट यहाँ पीछे की तरफ x हो गया, और लेते कहाँ तक है, उसकी मीन पोजीशन तक, मतलब इसके सेंटर ऑफ मास तक। जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसके सेंटर ऑफ मास तक लेते हैं। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि जब मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है, जो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, हमने इसको स्ट्रेच इस डायरेक्शन में करा है, तो रीस्टोरिंग फोर्स पीछे की तरफ एक्ट करेगा, तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। जब मैंने इसको कंप्रेस करा है तो रीस्टोरिंग फोर्स इसको आगे की तरफ पुश करेगा, तो इस डायरेक्शन में F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। भाई F जो है वो अब इस डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। नीचे वाले माइनस की में F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये माइनस का मतलब ये है कि जो भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो फोर्स उसका अपोज करेगा। बस कंप्रेस कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में, तो जब इस डायरेक्शन में है तो वो रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस के एक्स हो गया, ठीक है। बताइए भाई ऑनलाइन वाले बच्चे, क्लियर है इतना? ठीक है, ठीक है, आगे चलिएगा। ये करने के बाद हम ये कहेंगे इफ डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर if d square x by dt square is the if d square x by dt square is the acceleration of the body, then f is equal to minus kx, तो m f क्या होता है, m into a is equal to minus kx, तो m into a कितना है, d square x by dt square is equal to minus kx, m को इधर ले जाओ, d square x by dt square is equal to minus k upon m into x, इसको इधर ले आइए, तो उधर मत लाओ, ऐसे लिख दो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये जो के अपॉन एम है यही तो ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम होता है, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। और इसको देखकर मुझे क्या समझ में आता है कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और अगर इसको इधर ले आता हूँ मैं तो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर plus omega square x is equal to 0. This shows that ये जो स्प्रिंग के ऑसिलेशंस हैं ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही फॉलो करते हैं, क्योंकि इससे भी हमारी SHM की इक्वेशन बन गई। तो हम कहेंगे hence the body executes simple harmonic motion. This shows that the body executes simple harmonic motion. Simple harmonic motion SHM. अब जब भी कभी आप ये देखिएगा कि आप कहीं पर भी ये देखते हैं कि कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, तो उसका टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये दोनों चीज़ें जरूर निकाल कर दिखानी है। हाँ सर, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों करी है इसकी? क्या सर ये क्यों किया मुझे बता। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जो ऑसिलेशंस होते हैं ना स्प्रिंग के, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही एग्जांपल है। जितना आगे जाएगा उतना ही पीछे जाएगा, जितना आगे जाएगा उतना ही पीछे जाएगा, ऐसे होता रहेगा वो ऑसिलेटर।
ऐसे ही ये तो हमने बात करी थी अभी हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग की, अभी वर्टिकल की भी बात करेंगे हम, क्योंकि वर्टिकल में ग्रेविटी वाला फैक्टर आ जाएगा, ग्रेविटी की वजह से ऑसिलेशन होगा। अगर किसी को स्प्रिंग से ऐसे लटका दें वर्टिकली तो वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। इसके बाद कराऊंगा अभी, पहले आप नोट करें इसमें, इट्स टाइम पीरियड इज गिवन बाई its time period is given by t is equal to 2 pi upon omega मतलब इसको क्या कह सकते हैं, 2 पाई इंटू 1 अपॉन ओमेगा। और 1 अपॉन ओमेगा का मतलब क्या है कि ये ओमेगा का रेसिप्रोकल है, ठीक है। ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट के अपॉन एम। भाई जब ओमेगा स्क्वायर के अपॉन एम हो गया तो ओमेगा क्या होगा, अंडर रूट के अपॉन एम, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, अंडर रूट एम अपॉन के। टू पाई अंडर रूट एम अपॉन के, एंड देयरफॉर frequency of oscillation and therefore frequency of oscillation nu is equal to 1 upon t। ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 पाई का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1 अपॉन 2 पाई, और अंडर रूट एम अपॉन के का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अपॉन एम, अंडर रूट के अपॉन एम, ठीक है। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग का केस। उसके बाद नोट करें कि वर्टिकल ऑसिलेशंस ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्प्रिंग। Vertical oscillations of a body vertical oscillations of a body vertical oscillations of a body on a spring। इसमें भी ये जो मैथमेटिकल पोर्शन है तो बिल्कुल सेम रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा, कुछ नहीं। तो ये तो मैथमेटिकल पोर्शन तो सेम रहेगा, बस डायग्राम का अंतर रहेगा। ठीक है, देखिएगा, if a spring is suspended vertically from a rigid support, if a spring is suspended vertically if a spring is suspended vertically from a rigid support, if a spring is suspended vertically
from a rigid support and a body of mass m is attached, and a body of mass m is attached to the lower end of the spring, attached to the lower end of the spring, comma, the spring gets stretched to a distance small d. The spring gets stretched to a distance small d due to the weight mg of the body. Due to the weight mg of the body. Due to the weight mg of the body. फिर लिखें इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम in the position of equilibrium mg is equal to kd. Equation 1 mg is equal to kd. इसमें 3 डायग्राम बनाइएगा इस तरह से जैसे वर्टिकल बनाते हैं तो अब आपने क्या करा, ये एक स्प्रिंग बना लिया ऐसे, बस ऐसे बनाकर छोड़ दिया, इसको बोलेंगे रिलैक्स्ड। इक्विलिब्रियम टेस्ट में है।
यहाँ मैंने लिखा स्ट्रेच्ड इक्विलिब्रियम। स्ट्रेच्ड इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि शुरुआत में तो हमने इस पर जो ये स्प्रिंग है, शुरुआत में हमने इस स्प्रिंग पर किसी भी तरीके का कोई लोड लगाया ही नहीं था। तो जब हमने कोई इस पर लोड ही नहीं लगाया था तो ये बिल्कुल ऐसे ही रिलैक्स रहेगी, इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में रहेगी। उसके बाद हमने क्या करा कि हमने इस पर लोड लगा दिया। लोड लगाने का मतलब क्या है कि अब बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये थोड़ा सा नीचे खींचेगी, तो थोड़ा सा स्ट्रेच होगा और स्ट्रेच होकर फिर ये रेस्ट में आ गई, इक्विलिब्रियम में आ गई। उसके बाद ये है डिस्प्लेस्ड पोजीशन। डिस्प्लेस्ड पोजीशन मतलब इतनी तो ये लटकी हुई थी ही, हमने थोड़ा सा इसको बॉडी को और खींच दिया। अब जैसे हमने इसको थोड़ा सा बॉडी को खींचा, अब ये ऑसिलेट करना शुरू करेगी, ठीक है। तो ये वाली बॉडी मतलब ये वाला स्प्रिंग का पोजीशन है रिलैक्स्ड पोजीशन, जब इस पर किसी तरीके का कोई वेट अटैच नहीं करा गया था। फिर उसके बाद इस पर एक वेट अटैच कर दिया गया, तो ड्यू टू इट्स ओन वेट ये नीचे की तरफ थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया। और उसके बाद फिर हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करा हाथ से खींचकर, तो फिर इसने ऑसिलेशंस करना शुरू करा, ठीक है। तो ये 3 पोजीशंस हैं, इनमें आप इसका डिस्प्लेसमेंट नोट करें। तीनों में ही ये जो 2 हैं, यहाँ पर ये मास m है और पहले वाले में मास m अटैच नहीं है। तो यहाँ से और यहाँ तक का जो है ये हो गया डिस्टेंस स्मॉल d, ठीक है। कि इतना ये डिस्टेंस इसका स्मॉल d हो गया। और उसके बाद हमने क्या करा कि अगर और ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे, अब खुद से स्ट्रेच करेंगे, तो ये वाला हो गया मान लीजिए d प्लस एक्स, ठीक है। ये करने के बाद में फिर देखिएगा आगे कैसे प्रोसीड करना है। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी इज गिवन एज resultant force on the body of mass m is given as resultant force on the body of mass m is given as F is equal to mg minus k into d plus x। देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर नीचे की तरफ जो इस पर फोर्स लगेगी वो लगेगी इसके खुद के वजन की वजह से। इसका खुद का वजन कितना है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg। तो mg तो लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। और जैसे मैंने बोला था कि माइनस के एक्स होता है, तो माइनस के एक्स ना लगकर यहाँ पर क्या लगेगा, वहाँ पर माइनस के इंटू डी प्लस एक्स, वो होगा रिस्टोरिंग फोर्स जो इसको वापस ऊपर की तरफ खींचेगा। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है वो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, mg और माइनस के इंटू डी प्लस एक्स, दोनों को ऐड कर दो आप, ठीक है। तो mg माइनस के इंटू डी प्लस एक्स, ये हो गई इस पर नेट लगने वाली नेट रिजल्टेंट फोर्स। अब अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो F इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू kd, हम पहले ही देख चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में mg इज इक्वल टू kd के बराबर हो जाएगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सी है, ये वाली। तो इस केस में आप ये देखिएगा, इस केस में मास भी नीचे की तरफ लग रहा है, mg नीचे की तरफ लग रहा है, और kd जो है वो kd भी लग रहा है, इस पर एक्ट हो रहा है। k इंटू डी, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना है, d, ठीक है। तो इस केस में mg और kd दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि mg की जगह kd डाल दिया, माइनस kd माइनस के एक्स, यहाँ लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। माइनस के डी प्लस के डी कट गया तो एफ की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर भी माइनस के एक्स, एफ की वैल्यू आ गई माइनस के एक्स। सिंस एफ इज इक्वल टू एम ए, and a is equal to d square x by dt square, therefore m into d square x by
dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये मैथमेटिकल पोर्शन तो वही हो गया ना सेम, बस इसमें थोड़ा सा अंतर बस ये वाला था, ठीक है, ये वाला मामूली सा अंतर था, बाकी तो बिल्कुल सेम हो गया। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी क्या समझ में आता है कि ये बॉडी जो है एसएचएम एग्जीक्यूट कर रही है। लिखिएगा, hence in this case also, hence in this case also the body hence in this case also the body is executing SHM, therefore its time period is given by t is equal to 2 pi upon omega, which implies that t is equal to 2 pi into under root m upon k. And hence we can say that, the force of gravity has no effect we can say that the force of gravity has no effect on the force constant small k, has no effect on the force constant small k, and hence the period of oscillating mass and hence the period of oscillating mass. मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर ग्रेविटी भी आ गई, तो ग्रेविटी की वजह से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से भी हमारा टाइम पीरियड उतना ही रहा। जब टाइम पीरियड इतना है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी वही होगी जैसे इससे पहले वाले केस में निकाली थी, ठीक है जी। इसके बाद आप यहाँ पर इसी में स्प्रिंग में एक टॉपिक और नोट करें, स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन पैरेलल, स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन पैरेलल। Springs connected in parallel.
तो दोनों ही केसेस में ये हो गया कि इसमें तो क्या है कि पैरेलली कनेक्टेड हैं और प्लस हॉरिजॉन्टली। इसमें भी देखिए कि दोनों स्प्रिंग्स जो हैं ये पैरेलली कनेक्टेड हैं और वर्टिकली ये लगे हुए हैं, इस मास के साथ में अटैच हैं। तो स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन पैरेलल में आप ये कहेंगे कि इधर बोलिए इसको फिगर ए, और ये फिगर बी, फिगर ए और बी यहाँ लिखिएगा। एज शोन इन फिगर ए एंड बी, लेट K1 एंड K2 let K1 as shown in figure A and B, let K1 and K2 be the spring constants of the two springs in parallel. Restoring forces produced in the two springs will be produced in the two springs will be भाई स्प्रिंग ही तो दो हैं, बॉडी तो एक ही है, तो बॉडी तो डिस्प्लेस करेगी तो एक ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका। ऐसा तो नहीं है ना कि बॉडी के दो टुकड़े हो जाए, एक चली जाए x1 डिस्प्लेसमेंट हो जाए, एक का x2। तो स्प्रिंग कांस्टेंट भले ही अलग अलग है लेकिन डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम ही होगा क्योंकि बॉडी तो एक ही है। तो वो अगर 2 मीटर आगे की तरफ जाएगी तो बस 2 मीटर, दोनों ही स्प्रिंग्स के लिए वो 2-2 मीटर ही जाएगी। हो सकता है ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच हो जाए, हो सकता है ये थोड़ा कम हो, इट डिपेंड्स ऑन देयर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स। तो हम ये कहेंगे कि F1 क्या हो गया, F1 is equal to minus K1y and F2 is equal to minus K2y, where y is displacement. फिर इनका आप टोटल रिस्टोरिंग फोर्स देख लीजिए। Therefore total restoring force F is equal to F1 plus F2, तो F is equal to minus K1y plus minus K2y, तो F is equal to minus K1 plus K2 into y। ठीक है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। Let Kp be the force constant of the parallel combination. Kp be the force constant of the Kp be the force constant of the parallel combination, तो F is equal to minus Kpy। F is equal to minus Kpy, equation 2 from
फर्स्ट एंड सेकेंड के पी इज इक्वल टू क्या हो गया K1 प्लस K2। तो पैरेलल के केस में जब पैरेलल में स्प्रिंग्स कनेक्टेड होते हैं तो हम दोनों के स्प्रिंग्स कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं तो वो कॉम्बिनेशन का स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाता है। Therefore frequency of therefore frequency of vibrations न्यू इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम अंडर रूट के पी अपॉन एम इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के पी की जगह क्या आ जाएगा K1 प्लस K2 अपॉन एम अंडर रूट K1 प्लस K2 अपॉन एम। ठीक है जी, ये हो गया। फिर आपका नेक्स्ट है इसमें टॉपिक स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन सीरीज। ये भी कर लो, छोटा सा ही है, ये भी कर लीजिए तो स्प्रिंग्स वाला पोर्शन हमारा खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद कितना बचा है? इसके बाद इसमें आपका एक तो सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम का एक डेरिवेशन है और फिर 3 डेरिवेशन है, फोर्स्ड, डैम्प्ड एंड सस्टेन्ड ऑसिलेशंस। ये 2 टॉपिक बचे हुए मेरे हिसाब से, एक क्लास में और हो जाएगा अगर मुझे मौका मिला। देखिए घर में शादी है, कल है शादी, तो अगर मौका मिला तो मैं परसों अगर मुझे मौका मिला तो मैं क्लास ले लूँगा आप लोगों की। ठीक है, अगर परसों मैं नहीं ले पाता हूँ तो मैं 22 तारीख में ज़रूर लूँगा। तो 22 तारीख में इसको ख़त्म करा के और फिर अगली क्लास से मैं वेव्स वाला जो लास्ट चैप्टर है वो करा दूँगा स्टार्ट। और जो वेव्स वाला है, वेव्स वाले में 3 या 4 ही टॉपिक हैं बस, ज़्यादातर टॉपिक्स जो है वो हटवा दिए हैं इस साल, तो है नहीं ज़्यादा उसमें कुछ। ठीक है ना, तो ज़्यादा पोर्शन हमारा बचा नहीं है। नेक्स्ट वीक तक देखिए आपकी वो भी पता चल जाएगी डेट शीट। हाँ। और अगर मेरे को 2 या 3 दिन में दे दिए ना उन्होंने, मतलब अगर उन्होंने ये भी बोल दिया कि 3 दिन बाद है एग्ज़ाम, तो हम सिलेबस कर लेंगे, कुछ दिक्कत नहीं है। और सिर्फ मेरा करना नहीं है, आप लोग भी कर लेंगे। कोई मुश्किल, आज भी जो टॉपिक्स हम कर रहे हैं आपको कुछ मुश्किल तो लग नहीं रहे होंगे, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो समझ में ना आने पाए। हाँ, इससे पिछली वाली क्लास में थोड़ा सा ध्यान देने वाला था कि जो हमको प्रोजेक्शंस बनाने थे उसमें हमको डिस्प्लेसमेंट देखना था, वेलोसिटी देखना था, वो था। बस 5 मिनट और लगेंगे, ये वाला भी कंप्लीट कर लेते हैं। नोट करें, स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन सीरीज। स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन सीरीज इसमें नोट करिएगा K1 और K2 मास m हो गया इसका। और इसी तरह से वर्टिकली अगर देखें एक स्प्रिंग, दूसरा स्प्रिंग और मास m, इसका भी K1 और K2 स्प्रिंग कांस्टेंट है। लिखिएगा
Let x1 and x2 be the extensions produced in the two springs. Let x1 and x2 be the extensions produced in the two springs. हमने ये मान लिया कि पहले वाला जो स्प्रिंग है, पहले वाले स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना प्रोड्यूस हुआ, x1 कितना खींचा हो x1, दूसरे वाला स्प्रिंग कितना खींचा x2. तो चाहे वर्टिकल केस ले लो चाहे हॉरिजॉन्टल केस ले लो, हमने दोनों केसेस इस तरह से देखे. तो मैं ये बोलूँगा therefore the restoring force acting on the two springs, therefore the restoring force acting on the two springs is same. जब बैक टू बैक दोनों के दोनों एक साथ ही कनेक्टेड हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स दोनों पर सेम ही लगेगी. हाँ, एक्सटेंशन अलग अलग हो सकते हैं, ये थोड़ा हो सकता है ये कम खींचे, ये हो सकता है थोड़ा ज़्यादा खींच जाए, वो डिपेंड करता है स्प्रिंग के मटेरियल पर. तो F इज इक्वल टू माइनस k1x1 माइनस k2x2. F इज इक्वल टू माइनस k1x1. जैसे हम ये बोलते हैं F इज इक्वल टू माइनस kx होता है. दोनों के दोनों बैक टू बैक एक ही स्प्रिंग की तरह दोनों के दोनों अटैच्ड हैं, लेकिन ये स्प्रिंग अलग है, ये स्प्रिंग अलग है, लेकिन देखने में एक बार को लग सकता है कि दोनों सेम ही स्प्रिंग है क्योंकि एक के पीछे एक अटैच्ड है. तो मैंने ये कहा कि अच्छा अगर हैं एक्चुअल में दोनों अलग अलग स्प्रिंग तो इसमें हो सकता है एक्सटेंशन थोड़ा ज़्यादा हो जाए और इसमें एक्सटेंशन थोड़ा कम हो जाए. तो इसका फोर्स कांस्टेंट कितना होगा माइनस k1x1, इसका फोर्स कांस्टेंट कितना होगा माइनस k2x2. तो मैं ये कहूँगा लेकिन कंबाइनली फोर्स तो इस पर एक ही एक्ट करेगा ना, फोर्स तो इस पर एक ही एक्ट करेगा क्योंकि एक ही जगह से कनेक्टेड है. पैरेलल में क्या था, दो अलग अलग जगह पर कनेक्टेड थे. तो हमने पैरेलल में क्या बोल दिया था, हमने पैरेलल में बोल दिया कि भाई हो सकता है एक उस पर कम फोर्स लगा है, हो सकता है दूसरा जो अटैचमेंट है वो उस पर ज़्यादा फोर्स लगा है, लेकिन टोटल फोर्स दोनों का एडिशन था. यहाँ पर क्या है, एक ही जगह से कनेक्टेड है दोनों, तो फोर्स दोनों पर सेम ही लगेगा. तो हमने कहा कि चाहे वो माइनस k1x1 बोल दो चाहे माइनस k2x2 बोल दो. यहाँ से मैं क्या करूँगा, फ्रॉम हियर हम ये कह सकते हैं कि माइनस k1x1 इज इक्वल टू एफ एंड माइनस k2x2 इज इक्वल टू एफ. तो यहाँ से मैंने अगर x1 लिया तो x1 कितना हो जाएगा माइनस एफ अपॉन k1, और ये कितना हो जाएगा x2 माइनस एफ अपॉन k2. ये दो वैल्यूज हो गई. देयरफॉर टोटल एक्सटेंशन उसको x मान लिया, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, तो x इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन k1 और माइनस एफ अपॉन k2, माइनस एफ अपॉन k1 और माइनस एफ अपॉन k2. ठीक है. अब यहाँ से आप इसमें माइनस एफ कॉमन ले लीजिए. x इज इक्वल टू माइनस एफ कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2. x इज इक्वल टू माइनस एफ, एलसीएम लिया तो आ गया k1 k2 इसमें मल्टीप्लाई और k1 इसमें मल्टीप्लाई. ठीक. f इज इक्वल टू, अगर इस माइनस साइन को इधर ले जाओ और इनको इधर ले जाओ, माइनस k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू एक्स. इसको बोलिए इक्वेशन 1. फिर कहिएगा लेट ks बी द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन. लेट ks बी द force constant
of the let Ks be the force constant of the series combination, then F is equal to minus Ks into x. नोट करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड Ks is equal to K1 K2 upon K1 plus K2. K1 K2 upon K1 plus K2. Therefore, frequency of oscillation of the series combination, frequency of oscillation of the series combination वन अपॉन टू पाई अंडर रूट क्या होता है के अपॉन एम, तो के एस अपॉन एम, तो न्यू इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई के एस की जगह ये वैल्यू डालो अंडर रूट के वन के टू अपॉन एम इंटू के वन प्लस के टू। ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, यहाँ से हमारा जो स्प्रिंग वाला पोर्शन है ये खत्म होता है। फिर हमारे पास एक तो सिंपल पेंडुलम, और सिंपल पेंडुलम को भी ऐसे ही हमको शो करना है। ये सिंपल पेंडुलम भी एसएचएम जो है फॉलो करती है। एक तो ये करना है, और इसके बाद जो है फ्री डैम्प्ड और मेंटेन्ड ऑसिलेशन की सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन बची हुई है। मतलब एक क्लास का आपका मटेरियल बच रहा है। ये चैप्टर आपका मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं परसों ही, अगर एक भी क्लास ली ना मैंने परसों, तो मैं आप लोगों की फिजिक्स की क्लास लेकर इस चैप्टर को खत्म कर दूँगा। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास थी ना? हाँ ये तो एक्स्ट्रा क्लास थी। हाँ एक्स्ट्रा क्लास थी। कल तो लेनी थी मेरे को क्लास, कल लेनी थी क्लास। मेरे को कल कहाँ ले पाया, अर्जेंटली जाना पड़ गया। नहीं सर, कल का पता नहीं था। हाँ कल का पता नहीं था। किसी को भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, मुझे अर्जेंटली जाना पड़ गया था। हाँ